अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 10 है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम एक इक्वेशन को लिखते हैं। वो हमारे पास ये है इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन को देखें। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। ओके, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इक्वल नहीं है, जबकि जो सेकंड इक्वेशन है ये इक्वल है। यानी कि जो हमारे पास स्टेट्स हैं, ये हमारे पास जो है वेक्टर्स हैं, ये और ये आपस में सेम नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहे जो वेक्टर स्टेट्स हैं। तो इसलिए जो हमारे पास होगी इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब यहाँ देखें कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास क्या है, आइगन स्टेट है। ओके, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू है, ये हमारे पास ऑपरेटर है। अब ये और ये सेम है, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। ये ऑपरेटर है, ये आइगन स्टेट है, ये मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मल्टीपल करते हैं बाय यूनिटरी ऑपरेटर से। हम जानते हैं जो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर होता है वो हमारे पास ये होता है। ओके, इसमें हमारे पास यानी कि इस तरह होता है ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं। अब इसको हम इधर भी मल्टीपल करते हैं और इधर भी। ओके, ये हमारे पास इधर भी हमने मल्टीपल कर दिया और हमने इसको इधर भी मल्टीपल कर दिया। डन हो गया। अब आर्डर को ध्यान से देना है। आर्डर में जो तरतीब है वो ध्यान से है कि ये देखें, इसमें यहाँ है हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर और इसमें यहाँ है। आर्डर सेम रहना चाहिए। अगर हम इसको फर्स्ट लिख लेंगे या इसको सेकंड लिख लेंगे तो तरतीब चेंज हो जाएगी। तरतीब चेंज होने का मतलब क्या है कि आंसर हमारा रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो अब हमारे पास ये आई क्या है जो हमने लिखा था, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में था। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये भी है, ऐसे भी इसको हम लिखते हैं, ये देखें। ओके, अब यहाँ एन है, यहाँ भी एन है। ये मेरे पास कैट है, ये मेरे पास बरा है। ये कैट बरा किसके इक्वल है, आई यूनिट ऑपरेटर की इक्वल है। ओके, अब यहाँ एन है, यहाँ यानी कि कैट और बरा है। यहाँ एन, यहाँ आप एम भी ले सकते हैं, एम या के जो आप लोगों की अपनी मर्जी, जो मर्जी आप यहाँ यानी कि हम लिख सकते हैं इधर। ओके, अब इसकी वैल्यू को हम इधर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट करते हैं। तो इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। अब ये इसको लिखेंगे तो चूंकि अब ये जो इसका और इसका मेरे पास कॉमन सेम आ रहा है तो इसको हम एक ही लिखेंगे, इस तरह ऐसे हो गया। डन। अब यहाँ इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा ये हमारे पास। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1 है। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, यानी कि बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे विद किसके साथ, इस जो मेरे पास बरा है 5m बरा के साथ हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे आ जाएगा। ओके, यानी कि इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। और जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा m, और ये हमारे पास n है, और ये इधर हमारे पास ये ऊपर वाला सेम का सेम ऐसे ही। डन। अब यहाँ याद देखें ध्यान से, जो मेरे पास ये वाली टर्म है और जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म जो मेरे पास है ये किसकी इक्वल है, ये क्रोनिकल डेल्टा के इक्वल है। ये वाली तो क्रोनिकल डेल्टा की इक्वल है ना, ये वाली mn, और ये हमारे पास वैसे का वैसा ही आ जाएगा।
ओके, अब जो हमारे पास ये है, क्योंकि इसमें ए ऑपरेटर आ गया है तो फिर इसको हम एम एन लिखेंगे। ओके, अगर ए ना होता तो फिर हमने भी इसको ऐसे लिखना जैसे हमने ये लिखा है, तो ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। डन हो गया। अब इसमें हम देखें कि जो हमारे पास इसको तरतीब देते हैं, तरतीब क्या देते हैं कि इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो फिर इसको हम इस तरह लिख लेंगे एम एन, और ये हमारे पास मल्टीपल जो कॉमन होगा वो बाहर आ जाएगा, हमारे पास जीरो, यानी कि इसको हम इधर ले आए नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, सेम है, तो ये कॉमन निकल आएगा हमारे पास। ओके, ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम को। ओके, जो हम इक्वेशन का होमोजीनियस सिस्टम होता है इनफाइनाइट ये इक्वेशन उसको शो करती है। अब यहाँ एक दो बातें ना जो अहम है वो ध्यान से देखिएगा कि जो मेरे पास ये वाली है, ये मेरे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट है फाई एन ब्रा का और साई साई कैट का, हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट है। अब ये इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये है, ये स्टेट वेक्टर, जो हमारे पास ये कैट है, जो स्टेट वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन है इस पर, ये इस बेस पर। ओके, यानी कि इसको मैं देखें कि जो हमारे पास ये वाला स्टेट वेक्टर है, जो हमारे पास यानी कि ये कैट है, ये इसका जो प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन इस पर प्रोजेक्शन है। ओके, यानी कि ये जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये वाली मेरे पास बेस है, इसका इस पर प्रोजेक्शन बन रहा है। ओके, यानी कि स्टेट वेक्टर का बेस पर प्रोजेक्शन बन रहा है। डन हो गया। अब यहां देखें कि ये इक्वल है, या तो हमें इसको इक्वल रखना पड़ेगा, यानी कि या तो हमें इसको इक्वल होना चाहिए जीरो के, या फिर इसको इक्वल होना चाहिए जीरो के, एक टर्म को जीरो के इक्वल होना चाहिए। जो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी जीरो बिकॉज कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। के हमारे पास जो स्टेट वेक्टर है, वेक्टर के कभी भी कंपोनेंट्स जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि दूसरे अल्फाज आप ये समझ लें कि जब ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस रहेगी नहीं। वो कैसे कि जब ये जीरो हो रहा है, इसके जीरो होने का मतलब क्या है कि इस स्टेट वेक्टर का इस बेस पर प्रोजेक्शन ही नहीं बन रहा। जब प्रोजेक्शन ही नहीं बन रहा तो ये जो इक्वेशन होगी ये तो अनफिजिकल हो जाएगी। यानी कि सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जब ये जीरो के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल जिसके बिहेवियर को हम चेक करना चाह रहे हैं, वो पार्टिकल ही नहीं मौजूद। तो जब वो पार्टिकल मौजूद ही नहीं, उस पार्टिकल का इस बेस पर कोई साया ही नहीं, प्रोजेक्शन नहीं बन रहा, तो ये तो फिर अनफिजिकल हो जाएगी, इसलिए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। हाँ, जो ये है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसके जीरो के इक्वल हो जाता है। जब ये इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से फिर हम जो इसकी वैल्यू होंगी वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन कैन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशंस इफ इट डिटर्मिनेंट्स वैनिशेस, बट दिस टर्म कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके हो गया, ये हमारे पास आज के अंदर टॉपिक था। अब जो इसका डिटर्मिनेंट है वो आप लोग खुद लिख लीजिएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरह बन रहा है। डिटर्मिनेंट जो इसका है हमारे पास किस तरह बन रहा है, इस तरह लिख लें या फिर इसको इस तरह लिख लें, एक ही बात है। ओके, इसको हम अगले नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ए एम एन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ देखें ये हमारे पास क्या है, क्रोनिकल डेल्टा है। क्रोनिकल डेल्टा में क्या है कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास m इज इक्वल टू n है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास m इज इक्वल टू n के नहीं है तो हमारे पास 0 आएगा इसका।
ओके। अब देखिए ये है, तो यहाँ हमारे पास क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, जो हमारे पास होगा 1 1, इधर 1 1 होगा, 1 1 ये हमारे पास आ गया। तो नेगेटिव है, ये आ गया, तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि m n की इक्वल है, तो हमारे पास जो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी वो 1 की आ जाएगी, तो 1 लिखेंगे तो हमारे पास ए ही आ जाएगा। ओके, आगे क्या है 1 2 1 2, अगर नेगेटिव ए है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये इक्वल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये मतलब ये भी 0 हो गया, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे सिंपल लिखेंगे। ओके, अब आगे क्या है 1 3, ए 1 3 नेगेटिव ए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, एम एन इक्वल नहीं है, तो ये 0 हो जाएगी, इसका 0 का मतलब इस ये भी 0 हो जाएगी, तो इसको फिर हम लिखते ही नहीं। सिमिलरली काम चलता जाएगा, तो लास्ट पे क्या आएगा हमारे पास 1n आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो होगी फर्स्ट कॉलम होगा, कि हमारे पास ये देखें सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो नेगेटिव ए है, तो यहाँ ऐसे होगा, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ ये देखें सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके नेगेटिव ए ये वाला, तो अब यहाँ देखें 2 2 हो जाएगा। ओके, तो ये देखें 2 2 एक आपस में इक्वल है, यानी कि m n और आपस में इक्वल है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हम 1 आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास यही बच जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये भी इस तरह ही होगा a 2 n, ये काम चलता जाएगा इसी तरह। a हमारे पास 3 1 होगा, a 3 2 होगा, सिमिलरली a 3 3 नेगेटिव a सोन a 3 n होगा, काम को चलता जाएगा। तो ये हमारे पास a n 1 a n 2 a n 3, वो जो हमारे पास a n n नेगेटिव a आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन कहलाती है सेकुलर इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कहलाती है सेकुलर इक्वेशन या कहलाती है, या फिर इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। ओके, सेकुलर या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। अब इसी सेकुलर इक्वेशन की मदद से हम जो पार्टिकल होता है इसके बिहेवियर को देख सकते हैं इजीली तौर पर। ओके, तो इस जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास आइगन वैल्यूज की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज है। हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स एन आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर ए। ओके, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मुकम्मल तौर पर सेट बन चुका है, द सेट ऑफ आइगन वैल्यू, ये हमारे पास द सेट ऑफ आइगन वैल्यू बन चुका है। तो इस सेट ऑफ आइगन वैल्यू को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेटर ए, स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेटर ए कहलाता है ये हमारे पास। मतलब के पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है हम इन आइगन वैल्यूज के जरिए पता चलाते हैं। ओके, और इन्हीं आइगन वैल्यूज के जरिए A1 A2 एंड सो ऑन AN तक, इन्हीं अल्हम्दुलिल्लाह आइगन वैल्यूज के जरिए हम आइगन जो वेक्टर होते हैं उसको फाइंड करते हैं। जो मेरे पास ये आइगन वेक्टर्स होते हैं इसको फाइंड करते हैं, ये मेरे पास है। मतलब कि किस स्टेट में कौन कौन से आइगन यानी कि किस स्टेट में कौन कौन से आइगन वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, वो हम इन्हीं आइगन वैल्यूज के थ्रू पता करते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN एकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।